रहमान रहीम डैश पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर परभनी के सदर जनाब गौस साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस वार्ड के उम्मीदवार जनाब मुस्तकिम बेलदार साहब, जनाब मतीन साहब और मेरे हैदराबाद से आए हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स और सीनियर लीडर्स और इस जलसे को सुनने के लिए आए हुए मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, पर्दानशीन, मेरी इज़्ज़तदार माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जलसा इंतखाबी जलसा है। हर सियासी जमात अपने अपने उम्मीदवार को कामयाब करवाने के लिए जलसे और जुलूस आवाम से मुलाकातें करते हैं और 15 तारीख़ के दिन परभनी शहर के मुस्तकबिल का फ़ैसला होने जा रहा है। तो उसी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 18 उम्मीदवार आपके दरमियान में है। तो लिहाजा आपको ये सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करना है कि हम किस जमात के हक़ में वोट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या फ़ायदा है और किस जमात के हक़ में वोट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या नुकसानात हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, इन तमाम जितने भी आरएसएस से जुड़ी हुई शाखें हैं इन तमाम एक तरफ है। दूसरी तरफ आपकी और मेरी जमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तरफ है। अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमने पिछले 25 बरस से हर सियासी जमात को वोट देकर कामयाब किया, लेकिन उन्होंने हमारे लिए क्या काम किया। आज हम देखते हैं कि परभनी शहर को हमने 2014 के अंदर भी यहाँ पर आए थे तो 2014 के हालात जैसे ही थे, आज भी 2025 में भी वही हालात है। शहर के हालात जहाँ पर हमारे बस्तियाँ हैं उन बस्तियों के अंदर कोई विकास का नाम नहीं है। जहाँ पर हम दूसरे गैरों की बस्ती के अंदर नज़र डालते हैं तो वहाँ पर आपको सीसी रोड नज़र आएगी, अच्छी लाइटिंग नज़र आएगी, आपको हर चीज़ वहाँ पर नज़र आएगी। जहाँ पर हमारी बस्ती की बात आती है तो वहाँ पर 2-2 फीट के गड्ढे नज़र आएंगे, पीने के पानी का कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आएगा, खुले ड्रेनेज के सिस्टम नज़र आएंगे। ये सब चीज़ें किस तरीके से हो रहे हैं, इस चीज़ को आपको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आज हमने 25 बरस से यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब कर भिजाया, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये काम किया सिर्फ़ और सिर्फ हमको यही कहा कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपके काम करेंगे। लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने दोस्तों के लिए गुत्तेदारी की और अपने दोस्तों को कॉन्ट्रैक्ट दिलाया, अपने जेबों को भरा। यही वजह है आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आई है। तो इसका मकसद और मंशा यही है कि आपका हक़ दिलाने के लिए, आपके महलों के डेवलपमेंट के लिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन परभनी के अंदर इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। आप देखिए किस तरीके से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सारे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पर आप चाहे कर्नाटका हो या फिर मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो, हर जगह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बुलाया जाता है। इसकी वजह क्या है? आज आप देखिए जहाँ पर बिहार के अंदर इंतखाबात हुए, बिहार के अंदर यही सेकुलर पार्टियाँ, जहाँ पर यही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जितने भी छोटे छोटे पार्टियाँ हैं उन तमाम ने मिलकर महागठबंधन को बनाया। महागठबंधन के अंदर हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वहाँ के बिहार के सदर अख्तरुल इमान साहब ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 6 उम्मीदवार दे दीजिए, हम भी आपका एक हिस्सा बनना चाहते हैं ताकि हमारा वोट तकसीम ना हो। लेकिन उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात को नहीं माना, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने बलबूते के ऊपर इंतखाबात में हिस्सा लिया। वहाँ के मुसलमानों ने, वहाँ के दलितों ने ये तय कर लिया था कि अब की बार मजलिस इत्तेहादुल
इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन को वहाँ से 5 उम्मीदवार MLA मुंतखब होकर आते हैं। आज वहाँ के मुसलमानों के अंदर एक जोश और वलवला है ताकि हमारे मसाइल को हल हो सके। हमने बिहार का भी दौरा किया, बिहार के हालात भी इसी तरीके से है जहाँ पे परभनी के है। तो अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, कहने का मकसद यही है कि मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन आपकी लड़ाई लड़ रही है। आज आपके बीच में अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आकर आपसे मुखातिब करते हैं, आपको मुत्तहिद करने के लिए काम करने की बात करते हैं, तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि फ़लाँ की बी टीम है, फ़लाँ के लिए काम कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन वो वाहिद जमात है कि जिस तरीके से आज मजलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन फ़िरक़ा परस्त जमात है। तो अजीज़ दोस्तों, सन 1986 के अंदर जब शहर हैदराबाद के अंदर इंतखाबात हुए, बल्दिया के इंतखाबात के अंदर सबसे बड़ी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन बनी, तो सारे हिंदुस्तान के नज़रें शहर हैदराबाद के ऊपर लगी हुई थी कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन का मेयर किसको बनाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त तमाम नज़रें हैदराबाद के ऊपर लगी हुई थी, लेकिन वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के सदर सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब ने एक दलित भाई जनाब प्रकाश राव साहब को शहर हैदराबाद का मेयर बनाया। बताइए अजीज़ दोस्तों, वहाँ पर 3 मेयर को मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन ने जनाब प्रकाश राव साहब को, सत्यनारायण साहब को, शिवराज साहब को 2 डिप्टी मेयर बनाया गया। आज हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन फ़िरक़ा परस्त है। आज मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन एक सियासी जमात ज़रूर है, फ़िरक़ा परस्त नहीं है। तमाम तबक़ात को लेकर चलने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन है। आज मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन का मकसद और मंशा यही है, सारे हिंदुस्तान के मज़लूम मुसलमानों को, दलितों को एक प्लेटफार्म पर जमा करना मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन का मकसद है। मजलिस का मकसद एक ही है कि आज हमारे ऊपर जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, उस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी है। आज वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हमारे घरों को बुलडोजर के जरिए तोड़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग आवाज़ नहीं उठाते। आज अंदाज़ा नहीं कर सकते, आज मध्य प्रदेश का वही हाल हो चुका है, कर्नाटक के अंदर वही हाल हो चुका है। अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, इन तमाम चीज़ों को रोकना है तो आपकी सियासी ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक कि आप सियासी ताकत आपके पास नहीं होगी तो हमारा यही हाल होते रहेगा। आज मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन चाहती है कि ऐवान पार्लियामेंट के अंदर जहां पर हमारे हैदराबाद से उठने वाली आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, चाहे वह हैदराबाद की नुमाइंदगी कर सकते थे, लेकिन चाहे हिंदुस्तान के कहीं पर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती होती है तो आपका एक ही आदमी उठकर बात करता है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होते हैं। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जहां पर CAA का मसला आया, जब गृह मंत्री अमित शाह ने बिल को पेश किया, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद थे, लेकिन किसी के मुंह में जबान नहीं थी उस बिल की मुखालिफत कर सके। लेकिन आपके और मेरे महबूब खैर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जिस वक्त पार्लियामेंट में बारी आती है बोलने की, उन्होंने उठकर कहा कि इस काले कानून को हम नहीं मानेंगे, जो CAA जो लाया जा रहा है हमारे को बेदखल करने के लिए, 2 नंबर का शहरी करने के लिए, इस कानून को हम नहीं मानेंगे। उन्होंने उस बिल की कॉपी को फाड़कर अमित शाह के मुंह पे फेंकने वाली शख्सियत का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नहीं, जब शरीयत मोहम्मदी में मुदाखिलत की जा रही थी तो बड़े बड़े MPs वहाँ पर मौजूद थे, ये मुसलमान MP वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठाई। यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होते हैं, कहते हैं ये शरीयत मोहम्मदी में मुदाखिलत है, हम नहीं मानेंगे। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब औकाफी जायदादों का मामला आता है, औकाफी जायदादों का मामला आता है तो उस वक्त कौन बात करते हैं? यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बात करते हैं। आज हमारी मसाजिद गैर महफूज रहे हो चुकी हैं, आज हमारी इबादत गाहें, हमारी दरगाहें, हमारे आशुर खाने गैर महफूज हो चुके हैं। तो लिहाजा आज
کوئی آواز اٹھا رہا ہے ایوان پارلیمنٹ کے باہر تو وہ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب ہے۔ آج ہم کو ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ آج ہمارے پربھنی شہر کے اندر آپ اندازہ کیجئے یہاں پر کئی ایسے کالونیز ہے جو انرتھائز ان کو ڈکلیئر کیا گیا۔ اس کالونیز کو اگر آپ کے کارپوریٹرز 18 کارپوریٹر جیت کے آتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بلدیہ کے اندر لڑیں گے، ان کالونیز کو ریگولرائز کریں گے۔ آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین، آپ کے پربھنی شہر میں جو بھی بل آئے گا وہ بلدیہ کے اندر اس بل کی مخالفت کرے گی جو مسلمانوں کے خلاف آئے گا۔ آج آپ سے ہم یہی کہیں گے، آج مجلس اتحاد المسلمین چاہتی ہے جس طریقے سے حیدرآباد کے اندر تلنگانہ کے اندر کام ہو رہا ہے اسی طرز عمل کے اوپر مہاراشٹر کے اندر بھی ہو، آج پربھنی شہر کے اندر بھی ہو۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، قائد مخننہ اکبر الدین اویسی صاحب چندران گٹے کی نمائندگی کرتے ہیں، وہاں پر ہمارے بچوں کے لیے 30,000 سے زیادہ وہاں پر اسکولز کو قائم کرنے والے، وہاں کے بچوں کو پڑھانے والی شخصیت کا نام اکبر الدین اویسی صاحب ہے۔ مفت تعلیم دی جاتی ہے، مفت یونیفارم دیا جاتا ہے، کتابیں فری دی جاتی ہے، یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب ایوان اسمبلی کے اندر قائد مخننہ اکبر الدین اویسی صاحب بات کرتے ہیں، مسلمانوں کے مسائل کو پیش کرتے ہیں تو وقت کے چیف منسٹر کو اٹھ کر جواب دینا پڑتا ہے۔ تو ایسی طاقت کو ہم کو پیدا کرنا پڑے گا۔ آج ہماری بچوں کے لیے شادی کے لیے جو اسکیمز کو لایا جا رہا ہے اس اسکیم کے تحت آج ہمارے پاس 1,01,116 روپے ہماری لڑکیوں کی شادی کے لیے دیے جاتے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں مہاراشٹر کے اندر کوئی ایسی اسکیم کو یہاں پر لایا گیا ہے کیا؟ آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے محلہ جات کے اندر گھوم رہی ہے، آپ کے گھروں پر آ رہی ہے، تو اس کی وجہ ایک ہی ہے، آپ کے نمائندے کو، آپ کی جو نوجوان نمائندہ ہے، آپ کا جو بچہ ہے آپ ہی کے بستی کے رہنے والے ہیں، آپ کے بیچ میں رہنے والا ہے، آپ نے اس بچے کی تقریر کو سنا ہے، اس بچے کے دل میں درد ہے کہ یہاں کے مسائل کو اٹھائے گا، آپ کے مسائل کو حل کرے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ گھروں سے نکلیے، 15 تاریخ کے دن اپنا ایک ووٹ پتنگ کے نشان کے اوپر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کے حق میں استعمال کر مجلس کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے منتخب کر بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کیجیے۔ وقت ختم ہونے جا رہا ہے، میں آپ تمام سے ادباً گزارش کرتا ہوں 15 تاریخ کے دن ایک ووٹ پتنگ کے نشان کے اوپر لگا کر اس پربھاگ سے 13 نمبر سے جناب منتخب صاحب کو آپ اپنا قیمتی ووٹ دے کر کامیاب کیجئے۔ جہاں پر ہمارے دوسرے وارڈوں کے اندر، جہاں پر وارڈ نمبر 11 کے اندر 4 کا پینل ہے، وہاں پر بھی ہمارے مجلس کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے منتخب کیجئے۔ میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ 15 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان کو ووٹ دیجئے۔ پتنگ کو پتنگ کو پتنگ کو مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین، بیرسٹر اسدالدین اویسی، بیرسٹر اسدالدین اویسی، اکبر الدین اویسی، اکبر الدین اویسی، پربھنی کی جنتا، پربھنی کی جنتا، خدا حافظ، شکریہ۔